हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो 4 चैप्टर्स देखें ताकि आपको जो है वो टाइमलाइन समझ में आ जाए। हमने पहले चैप्टर में देखा कि दुनिया में किस तरीके के सिविलाइजेशंस हुआ करते थे। 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस के बारे में हमने बात की। हमने सेकंड चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन्स के बारे में बात किया। हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज के बारे में बात किया। आज 5th चैप्टर में हम बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज जो था वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक जो है वो चलता है। ये टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद जो है 600 BC के बाद या फिर इस एरिया में जो है हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को चेरिश होता हुआ देखेंगे। तो आज के हम इस चैप्टर में जानेंगे कि बुद्धिज़्म क्या है, इसके फाउंडर के बारे में जानेंगे और ये किस तरीके के टीचिंग्स देता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। द बर्थ ऑफ डिसकंटेंट। देखिए, इससे पहले कि हम लेसन में आगे बढ़े, लेटर वैदिक एज का चैप्टर आप पहले देख लीजिएगा क्योंकि चंद इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स उस लेटर वैदिक एज से हमें मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो वर्ना सिस्टम था, यानी कि ब्राह्मण डोमिनेशन हद से ज़्यादा उस वक्त हुआ करता था। तो 4 वर्ना में से सबसे ज़्यादा जो निचले या फिर पिछड़े वर्ग का जो वर्ना था, शूद्र, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या फिर सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो सबसे पहला जो था वो रिजिडिटी था वर्ना सिस्टम का। दूसरा जो था ब्राह्मण डोमिनेशन हद से ज़्यादा हुआ करता था। तीसरा जो था वो एक रिचुअलिस्टिक या फिर सैक्रिफाइसेस की रिजिडिटी थी, यानी कि आउटर स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाता था रादर देन इनर स्पिरिचुअलिटी, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेल्फ रियलाइजेशन का नाम या फिर उस तरीके के स्पिरिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो है वो लेटर वैदिक एज हमें देता है। तो इसी तरीके से डिसकंटेंट का बर्थ हो रहा था। जो इंटेलेक्चुअल्स उस वक्त के हुआ करते थे वो सवाल करना उन्होंने शुरू किया हुआ था, वेद के खिलाफ हो, ब्राह्मण सुप्रीमेसी के खिलाफ हो, ऐसे कई रिचुअल्स या फिर सैक्रिफाइसेस को लेकर। तो उन्हीं में से एक थे सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध, जिन्हें हम कहते हैं। तो आइए आज के इस चैप्टर में उनके बारे में और बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं। The rigid Varna hierarchy created by later Vedic age and absolute domination of Brahmins left several in despair and frustration. क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे वो सेकेंडरी सिटीजन बन चुके थे क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो सोलली डोमिनेट करते थे पूरे अफेयर्स को। हमने देखा कि राजन हुआ करता था और भी कई ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, लेकिन वो सभी ब्राह्मण्स के बाद थे, यानी कि इनका ओपिनियन सबसे ज़्यादा हुआ करता था। तो एब्सोल्यूट डोमिनेशन था ब्राह्मण्स का और रिजिड वर्ना सिस्टम था। जिस तरीके से अर्ली वैदिक एज में वर्ना सिस्टम प्रोफेशन पर बेस हुआ करता था, लेटर वैदिक एज में उसे बर्थ से जोड़ा जा रहा था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जिसकी वजह से डिसकंटेंट का या फिर एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो रहा था उस वक्त के लोगों में। पीपल मोस्टली फ्रॉम अदर वर्नास स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ब्राह्मण सुप्रीमेसी। जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे खासकर, उन्होंने सवाल करना शुरू किए कि क्यों ब्राह्मण की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग टुक प्लेस एंड मेनी पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग कर्मा, मोक्षा एंड जीवना, यानी कि एक इनर एक्चुअलाइजेशन या फिर इनर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन के बारे में लोग ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दे रहे थे। वो मोक्ष, कर्म और जीवना जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। बर्थ ऑफ बुद्धा। तो इसी इंटेलेक्चुअलिटी जो एरप्ट हो रही थी उसी में से एक शख्स जो थे वो गौतम बुद्ध थे। आइए उनके बारे में जानते हैं। सिद्धार्थ गौतमा वॉज बॉर्न इन 563 BCE। तो 600 BCE के टाइम फ्रेम के अराउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। जिस तरीके से हमने देखा कि 1500 BC से लेकर जो है 600 BC तक वैदिक एज है, लेकिन बाद इसके एक फुल फ्लेज्ड एक सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो 563 BC जो है वो हिस्टोरियंस गौतम बुद्ध का टाइम फ्रेम मानते हैं। ही वॉज बॉर्न इन टू रॉयल फैमिली ऑफ सख्या क्लैन या फिर सख्या जना। जिस तरीके से हमने देखा कि जना और सभा हुआ करते थे, तो सख्य जना के जो है वो हिस्सा थे या फिर उस क्लैन के हिस्सा थे। हु रूल्ड फ्रॉम कपिलवस्तु इन लुम्बिनी, जो कि आज के नेपाल में है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव कि सख्य मुनि किसे कहा जाता है, तो सख्य मुनि जो है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है क्योंकि वो सख्य के क्लैन के एक हिस्सा थे या फिर सख्य क्लैन जो था वो उन्हीं का था। ये उन्हीं के मुनि माने जाते थे। At the age of 29, Gautama left home and rejected his life of riches and embraced a lifestyle of asceticism.
तो 29 की एज में ही उन्होंने अपने दुनिया को त्याग दिया हुआ था और एक सन्यासी की ज़िंदगी उन्होंने अपना ली थी। After 49 consecutive days of meditation, Gautama attained Bodhi enlightenment under a peepal tree at Bodh Gaya, a village in Bihar. तो ये सभी हमने बचपन से भी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से उनका एनलाइटमेंट हुआ कि कंसेक्यूटिव 49 डेज़ के लिए जो है वो बोधि ट्री यानी कि पीपल ट्री जो है उसके नीचे वो मेडिटेट करते हैं और उन्हें एनलाइटमेंट मिलता है। Buddha gave his first sermon in the village of Sarnath near the city of Benares in UP. This event is known as धर्म चक्र प्रवर्तना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव भी कई बार पूछा गया है कि धर्म चक्र प्रवर्तना किसे कहते हैं, जिसे द टर्निंग व्हील ऑफ लॉ कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला सरमन था एनलाइटमेंट के बाद, जो कि सारनाथ आज के जो यूपी में जो एक हिस्सा है, जो सिटी है बनारस की, वहाँ पर जो है बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमन, अपना लेसन दिया हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है धर्म चक्र प्रवर्तना। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगरा। पैदाइश उनकी जो है वो लुम्बिनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम्स एज वेल एज जगह जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो कुशीनगरा या फिर कुशीनारा जो था वो जगह थी जहाँ पर उनकी डेथ हुई, और लुम्बिनी जो थी वो उनकी बर्थ प्लेस थी। He died at the age of 80 in 483 BC at a place called Kushinagara, a town in UP. The event is known as महापरिनिब्बाना। ये भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि उनकी मौत को जो है महापरिनिब्बाना कहा जाता है। इससे पहले कि हम बुद्धिज़्म के टेनेंट्स के बारे में बात करें, हमें चाहिए कि वो 4 नोबल ट्रूथ्स क्या हैं जो कंक्लूजन में देते हैं गौतम बुद्धा, यानी कि 49 कंसेक्यूटिव डेज जो मेडिटेशन वो करते हैं उसके बाद वो एक 4 कंक्लूजन्स देते हैं जिसे 4 नोबल ट्रूथ्स भी कहा जाता है। आइए जानते हैं वो क्या थे। सफरिंग्स दुखा इज़ द एसेंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि सफरिंग्स जो है, जो दुख है इस दुनिया में, वही एसेंस है इस पूरे दुनिया का। जो हम इंसानों को प्री ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं वो दुखा है। ये सबसे पहला नोबल ट्रूथ था। एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज समुदाय, यानी कि हर सफरिंग का जो है वो एक कॉज है, एक ओरिजिन है। ये दूसरा ट्रूथ था, नोबल ट्रूथ। सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड निरोधा, यानी कि उन सफरिंग्स को जो है हम स्टॉप कर सकते हैं या फिर उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। ये तीसरा था। और चौथा, इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द अष्टांगा मार्गा या फिर अष्टांगा मार्गा, जिसे 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। 4 नोबल ट्रूथ्स दिए गौतम बुद्ध ने, और उन 4 नोबल ट्रूथ्स को कहा कि हम इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं बाय 8 फोल्ड पाथ, यानी कि 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स या फिर 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस उन्होंने दिए जिसका इस्तेमाल करके हम इस दुनिया के जो दुख को है वो ख़त्म कर सकते हैं, सफरिंग्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए वो अष्टांगा मार्ग क्या था उसके बारे में जानते हैं। 8 फोल्ड पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव में भी पूछा जाता है। The path consisted of various interconnected activities related to knowledge, conduct and meditative practices। कि हमने ये तो कहा कि दुखों को जो है वो एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, निरोध किया जा सकता है, लेकिन किस तरीके से? तो अपने कंडक्ट, नॉलेज और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके 8 पाथ को जो है वो दिया गया था। पहला था राइट व्यू, यानी कि सही नज़रिया रखना। राइट इंटेंशन, यानी कि सही नीयत रखना। राइट स्पीच, यानी कि सही बात करना। राइट एक्शन, यानी कि सही काम करना। राइट लाइवलीहुड, यानी कि सही लाइवलीहुड इस्तेमाल करना, चोरी डकैती वगैरह नहीं। राइट माइंडफुलनेस, कि अपने दिमाग के माइंडसेट को जो है वो सही रखें, प्यूरीफाई रखें। राइट एफर्ट, यानी कि हमारे जो काम एफर्ट्स जो हम करते हैं वो सही और सही मार्ग में होने चाहिए। और राइट कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल यू मेडिटेट, यानी कि जिस तरीके से आप ज़िंदगी जीते हैं आपको कंसंट्रेशन भी उस काम पर सही तरीके से रखना चाहिए। तो इन 8 एक्टिविटीज़ को जो है अष्टांग मार्ग कहा जाता था, जिसका इस्तेमाल करके इंसान जो है वो दुखों को एक्सटिंग्विश कर सकता है। टेनेट्स ऑफ बुद्धिज़्म, तो आइए जानते हैं कि वो बुद्धिज़्म के इंपॉर्टेंट टेनेट्स क्या थे। देखिए, इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमने देखा कि किस तरीके से अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में एक रिलीजन का एक स्पेसिफिक फॉर्म तो हमें दिया जाता है, लेकिन कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ट्रू रिलीजन इन ट्रू फॉर्म या फिर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अगर पहला रिलीजन कोई इस्टेब्लिश किया गया दुनिया में तो वो बुद्धिज़्म था। तो पहला रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर हमसे कोई पूछा जाए तो वो बुद्धिज़्म होगा, नॉट वैदिक एज, क्योंकि वैदिक रिलीजन जो था वो सक्सेसिवली या फिर कंसेक्यूटिवली वो डेवलप होते ही आया, लेकिन बुद्धिज़्म जो था वो सबसे पहला एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर था जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, टेनेट्स दिए अपने रिलीजन को रिलेटेड। तो आइए जानते हैं उसके बारे में।
Avoid the two extremes of indulgence in worldly pleasures and the practice of strict abstinence and asceticism, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, यानी कि दोनों एक्सट्रीम के बीच में जो है वो आपको ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये बुद्धिज़्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेनेट है। He ascribed instead the मध्यम मार्ग और द मिडिल पाथ विच वॉज टू बी फॉलोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव भी कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा मार्ग है या फिर वो कौन सा पाथ है जो बुद्धिज्म डिस्क्राइब करता है। दैट इज मिडिल पाथ, दैट इज द मध्यम मार्ग। According to him, everyone was responsible for their own happiness in life, stressing upon the individualistic components of Buddhism। तो बुद्धिज़्म जो है वो ज़्यादातर इंडिविजुअलिज्म पर डिपेंड करता है, उसी पर प्रोमिनेंस देता है, क्योंकि हर किसी का दुख हो या फिर सुख हो वो उसी पर डिपेंड करता है। बुद्धिज़्म इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है। दुखा एंड इट्स एक्सटिंक्शन आर सेंट्रल टू बुद्धाज डॉक्ट्रिन, यानी कि बुद्धा का जितना भी डॉक्ट्रिन था वो इसी आसपास या फिर इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है कि किस तरीके से दुख या फिर सफरिंग्स को जो है वो एक्सटिंक्ट किया जा सकता है, वर्ल्डली प्लेजर्स को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और राइट बिलीफ, राइट व्यू, जो अष्टांग मार्ग जिसके बारे में हमने बात की, उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से निर्वाण या फिर कैवल्य पाया जा सकता है। Suffering is not limited to the actual pain but also to the potential to the experience of these things। तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलिस्टिक माइंड फ्रेम दे रहा है बुद्धिज़्म। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो आइए उस लिटरेचर के बारे में बात करते हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। द बुद्धा's टीचिंग्स वर ओरल, ही टॉट फॉर 45 ईयर्स, 49 कॉन्जिक्यूटिव डेज के एनलाइटमेंट के बाद जो है अगले 45 साल बुद्धा जो है वो ज़्यादातर आर्यवर्ता, जो नॉर्थ इंडिया उस वक्त का है, जिस तरीके से हमने देखा कि लेटर वैदिक एज में डिविजन्स किए गए थे हिंदुस्तान के, तो आर्यवर्ता के एरिया में जो है वो 45 साल अपने ओरल सरमन्स देते हैं, ओरल लेसन्स देते हैं। हिज टीचिंग्स वर रिटन डाउन अराउंड 25 BCE इन पाली लैंग्वेज में जो है उनके ज़्यादातर टीचिंग्स, जो उनके जो संघ के लोग रहते थे, उनके स्पीचेस जिन्होंने सुने हुए थे, वो कंपाइल करते हैं पाली लैंग्वेज में। The Vinaya Pitaka consists of rules of conduct and discipline applicable to monastic life of monks and nuns। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि विनय पीटिका कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मॉन्क्स। जो बुद्धिस्ट भिक्षुस और भिक्षुनीस हुआ करते थे, मेल और फीमेल दोनों को जो है बुद्धिज्म एज अ मॉन्क एक्सेप्ट करता था या फिर करता है। तो विनय पीटिका जो था वो रूल्स देता था, कंडक्ट देता था डिसिप्लिन के लिए मोनेस्टिक लाइफ को रिलेटेड। द सुत्त पीटिका कंसिस्ट ऑफ मेन टीचिंग्स और धम्मा ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा के इंपॉर्टेंट जो मेन टीचिंग्स थे वो सुत्त पीटिका में पाए जाते हैं। द अभिधम्मा पीटिका इज अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग्स एंड द स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ द मॉन्क्स। ये भी कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। द अभिधम्मा पीटिका रिलेट्स टू द फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट जो है वो आपको मिलेंगे बुद्धिज्म रिलेटेड। बुद्धिस्ट काउंसिल, तो 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो रखे गए थे, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला काउंसिल, द फर्स्ट काउंसिल, इट वॉज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा, यानी कि बुद्धा के मरने के इमीडिएटली बाद ही जो है वो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल रखा गया था। अराउंड 483 BCE अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु एंड वॉज प्रिसाइडेड बाई महाकश्यप अ मॉन्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हु वॉज द मॉन्क हु रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट काउंसिल, तो इट वॉज महाकश्यप हु वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। तो किंग अजातशत्रु के किंगशिप में जो है वो पहला काउंसिल रखा गया था इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। Second council, it was held at Vaishali at village in Bihar under the patronage of King Kalasoka in 383 BC. It was presided by Sabakami. The third council, it was held in 250 BC in Pataliputra under the patronage of Ashoka and was presided by Mogaliputta Tissa। तो ये जितने भी जो थे महाकश्यपा या फिर सबकामी या फिर मोगलिपुत्ता तिस्सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्क्स थे उस ज़माने के। तो पहला काउंसिल जो है वो किंग अजातशत्रु, दूसरा कालाशोका और तीसरा जो है अशोका के टाइम में किया जाता है। और फोर्थ या फिर चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल या फिर आखिरी काउंसिल जो है वो 72 AD कुंदलवना कश्मीर में जो है वो किया जाता है। इट वॉज प्रिसाइडेड बाई वासुमित्रा वाइल अश्वघोषा वॉज हिज डिप्यूटी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्क ऑफ कुशन एम्पायर। बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट, नेमली महायाना एंड हीनायाना। तो ये चौथे काउंसिल में जो है सबसे बड़ा रिफ्ट आपको मिलता है महायाना और हीनायाना बुद्धिज्म के बीच में, या फिर बुद्धिज्म के जो है वो 2 टुकड़े किए जाते हैं इस फोर्थ काउंसिल में। जो कनिष्क का, जो कि कुशन का एम्पायर, कुशन के राजा थे, कश्मीर में उन्होंने जो है वो 4th
और आखिरी काउंसिल रखवाई गई थी। दरअसल महायाना और हीनायाना जो थे वो डिविजन्स थे बुद्धिज़्म के, जो नए फॉर्म को बिलीव करते थे या फिर आइडोलेट्री में वो जो ज़्यादातर बिलीव करते थे बुद्धा के आइडल वर्शिप को लेकर, वो महायाना बन गए। और जो पुराने तरीक़ों में जिस तरीके से लोटस या फिर धर्मचक्र की वर्शिप में या फिर नेचर रिलेटेड जो बुद्धा को रिप्रेजेंट करते थे वो हीनायाना बन गए, यानी कि हीनायाना सेक्ट का उन्हें हिस्सा माना जाता है। तो इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स रखे गए थे बुद्धिस्ट के। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म टू इंडिया, आखिरी और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जिस पर हमें आना है कि हिंदुस्तान को या फिर हिंदुस्तानी कल्चर को बुद्धिज़्म का कौन सा कंट्रीब्यूशन मिला है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा, तो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार या फिर सबसे पहली बार हिंदुस्तान को अगर कोई देता है तो वो गौतम बुद्ध देते हैं, विच लेटर ऑन बिकम्स द सेंट्रल आइडियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया, के बापू महात्मा गांधी भी जो है वो अहिंसा पर बहुत ही प्रोमिनेंस देते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वाज अ गिफ्ट ऑफ बुद्धिज्म टू इंडिया। कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बिल्कुल जिस तरीके का आर्ट एंड आर्किटेक्चर बुद्धिज्म ने दिया है इट इज़ अनपैरेलल। द स्तूपास एट सांची, बहरुत एंड गाया एक्सेट्रा, तो कई इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए गए हैं। प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ लाइक दोज एट तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला, बिल्कुल एजुकेशन रिलेटेड भी जो है बुद्धिज्म ने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया इंडिया का। प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के अलग अलग पार्ट्स में जो है इंडियन कल्चर को पुश किया, क्योंकि उस वक्त जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे वो हिंदुस्तानी कल्चर को एशिया के अलग अलग पार्ट्स में भेजते हैं। In modern times, it is helping India to enhance and cherish its soft diplomacy and power. एक रिलीजियस नोट पर जो है हिंदुस्तान अपने काउंटर पार्ट्स को, खासकर चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बुद्धिज़्म भी प्रीडोमिनेंट है, तो इस तरीके से हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर की इमेज को बढ़ा रहा है बुद्धिज़्म। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी बुद्धिज़्म, उसके टेनेट्स के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।